प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। एक छोटा सा बिल रह गया है, वो जेवर पॉलिश कराए थे ना बहू जी ने। लेकिन मैं तो किसी और काम से आया था और आपने ये बिल दिखा दिया। काम बोलिए ना, बिल तो आता ही रहेगा। सेवा बताइए। मुन्नी के लिए एक पतली सी सोने की जंजीर चाहिए थी, उसके जन्मदिन पर देने का वादा किया था मैंने। हाँ हाँ बोलिए ना, कितने वजन की बना दूं? सोने का वजन तो नहीं जानता, लेकिन मेरी जेब का वजन बहुत हल्का है। अगर 100-125 के आसपास, पता नहीं बन सकेगी कि नहीं। फिर मेरी मानिए, असली सोने की जंजीर मत बनवाई। आखिर बच्ची है, कहीं खो दे तो एक पानी चढ़ी चेन देता हूँ, आपके रुपयों में भी वो आ जाएगी, वो ले जाइए। लेकिन अगर पानी उतर गया तो? इतनी जल्दी खराब नहीं होती है, 1-2 साल तो चमक भी नहीं जाएगी। ठीक है, फिर वही दिखा दीजिए। कन्हैया, वो चेन बताना बच्ची के लिए, पानी चढ़ी हुई। हाँ, ये देखिए। ठीक है, इसे खूबसूरत से डिब्बे में पैक कर दीजिए। हाँ हाँ। अरे एक डब्बा लाना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारी छुट्टियां तो अच्छी बीती ना बेटे? हाँ पापा। अरे वाह। हाँ, ये जाते वक्त तो इतना भारी नहीं था सूटकेस। हाँ? और तुम्हारे भैया भाभी तो सब ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कब अकल आएगी? क्या हुआ? यहाँ से ये सोच कर गई थी कि वहाँ शांति से रहूंगी, लेकिन वहाँ भी तुमने चैन से नहीं रहने दिया। अरे मैंने तो चिट्ठी तक नहीं लिखी। कौन मरता है तुम्हारी चिट्ठी पर? 500 रुपए भेज दिए, सबके सामने नाक कटवा दी मेरी। पति के पैसे मिलने से तुम्हारी बेइज्जती हो गई? 500 रुपए तो भैया के ड्राइवर की तनख्वाह है। मेरा मनी ऑर्डर आया तो सब हंसने लगे वहाँ। संदीप तो ताने से बोला कि ड्राफ्ट आ गया आपका। मैं सब समझती हूँ, इतनी कच्ची नहीं हूँ। मेरा अपमान जो करना था मेरे मायके में, ताकि मैं वहाँ रह ना सकूं,
किसी बड़े घर की लड़की को नर्क में भेजना हो तो उसकी शादी गरीबों क्या कर देनी चाहिए, अपने आप तिल तिल कर मरती रहेगी। मैं तो तुमसे जब भी ढंग की बात करती हूँ तुम्हें बुरी लगती है। आज फिर कहती हूँ, शायरी वायरी कहानी उपन्यास से कोई आराम की जिंदगी नहीं जी सकता। तुम्हें शायद नाम मिल जाए, लेकिन तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? वो क्या भूखे मरेंगे? घबराओ नहीं, भूखा कोई नहीं मरेगा। कम से कम अपनी मेहनत से अपनी बीवी बच्चों को दाल रोटी देने की काबिलियत है मुझ में। दाल रोटी? जिंदगी क्या सिर्फ दाल रोटी खाकर गुजारने के लिए ही है? अभी तुम्ही ने तो कहा था इंदु कि शायद मेरा नाम हो जाए। अगर मेरा नाम हो गया तो तुम भी तो उसकी हिस्सेदार होगी। नाम? काश वो भी अगर मिलता। नमस्कार भाभी जी। इतनी जल्दी क्यों आ गई? बाद में आती जब सब मेहमान चले जाते। गुस्सा थोको भाभी, जरा सी देर हो गई। मुन्नी के लिए देर हो गई, उसके लिए फ्रॉक खरीदने गई थी। मुन्नी कहाँ है? मुन्नी, ये देख तेरे लिए फ्रॉक लाई हूँ। देखो, बहुत अच्छी है। ये देखो बुआ, पापा ने सोने की चेन दी है। बहुत खूबसूरत है। भैया कितने की है? 50 रुपए की। 2-2.5 से क्या कम होगी? क्यों भाभी, आपको तो गहनों की ज्यादा जानकारी है। 2-2.5 की तो नहीं, पर 1000-1500 की तो होगी। अच्छा है, बेटी भी खुश और भाभी भी खुश। हाँ। मुबारक हो भैया। अरे जन्मदिन मेरा नहीं, मुन्नी का है। मुबारकबाद उसे दो। भाभी को बता तो नहीं क्या? अपनी बीमारी की बात? बीमारी? ये भी कोई बताने वाली बात है? लो भैया, और तुम्हें भी जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लो। पता नहीं कैसे ख्याल आया, एक दफा जाकर देखा हूं। सुबह से जाइने फड़क रही थी मेरी, पहुंची तो देखा बिस्तर में पड़े हैं। बदन जल रहा था उनका। पूछा तो बोले पुराना दर्द है, अपने आप ठीक हो जाएगा। किसकी बात कर रही हो तुम? लो, भैया की। और किसकी? नरेंद्र भैया की। वो बीमार थे? जरा उस कब्र में पड़ी दवाइयों की शीशियां तो देखो। 8 दिन से बिस्तर में पड़े थे, न दवाई और न डॉक्टर। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जबरदस्ती उठा के उन्हें आ ले आई। मैंने उसी वक्त डॉक्टर सैन को बुलवाया और इलाज शुरू करवा दिया। उसके बाद भी 7-8 दिन तक उठ बैठ नहीं सकते थे। इतना सब हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। मैं तो तार भेजने वाली थी, भैया ने मना कर दिया कि तुम परेशान हो जाओगी और फौरन चली आओगी। और क्या, वही तो डर था उन्हें। उन्हें मेरी जरूरत ही कहाँ है, ना भले में ना बुरे में। बिमला, अगर सच सह सको तो एक बात कहूं, तुम्हारे भैया को शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? शादी के बाद जो पत्नी को सुख सुविधा न दे सके, उसे क्या जरूरत है शादी करने की? पत्नी कैसे बच्चे पैदा करने के लिए होती है, कुछ और फर्ज नहीं होते क्या? पति पत्नी के संबंध क्या सिर्फ फर्ज पर ही टिके रहते हैं? प्यार कुछ नहीं? प्यार ना भी करते, लेकिन अगर हमारी जरूरतें पूरी कर देते तो मेरे लिए काफी था। क्या कह रही हो भाभी? प्यार कुछ नहीं, संबंध से जरूरतों का है। और फिर क्या नरेंद्र भाई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते? जिसके पास जितना है उसी से वो पूरा करेगा। उनके पास उतने पैसे नहीं जितने तुम्हारे भाई के पास हैं, इसलिए क्या वो तुम्हारी नजरों में गिरे हुए हैं? नहीं ना? भैया तो बीमारी में भी तुम्हारी चिंता करते थे। सच पूछो तो तब मुझे उन पर गुस्सा आता था, और इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें चिट्ठी नहीं लिखी। बहुत अच्छा किया, बहुत आभारी हूँ मैं तुम्हारी और तुम्हारे भैया की। दोनों ने मिलकर क्या खूब इज्जत बख्शी है मुझे। भाभी। आइए आइए बहन जी आइए। अरे एक ठंडा लाना। हाँ, जोशी जी, बहुत दिनों से आपका बिल नहीं दिया। कितना हुआ? अरे जल्दी क्या बहन जी, मिल जाएंगे। नहीं, मैं किसी का उधार ज्यादा दिन नहीं रखती। कितना बाकी है? ज्यादा कहाँ है बहन जी, सिर्फ 180 रुपए तो है। पॉलिसी तो करवाइए। मुन्नी की चेन के रुपए तो दे गए थे ना? हाँ हाँ दे गए थे। कितने की थी? लीजिए ठंडा आ गया, पीजिए। बहुत दिनों बाद आई हैं आप।
कितने में पड़ी वो चेन? इंदु, बिमला से मना कर दो कि इस डॉक्टर को मेरे गले ना मंडे। ना मुझे इसकी जरूरत है और ना मैं इसकी फीस उठा सकता हूँ। तुम्हारी मुंह लगी बहन है, खुद ही मना कर देना। आज आएगी अभी। अब क्या हुआ? बिमला से नाराज लगती हो? मैं भला क्यों नाराज होने लगी किसी से? तुम इतने दिन बीमार रहे, तुमने मुझे खबर तक नहीं दी। मैं नाराज हुई, तुम बिमला के यहाँ जाकर रहने लगे और वही तुम्हारी तीमारदारी करती रही। मैं नाराज हुई। मैं कौन होती हूँ तुम दोनों के बीच में आने वाली? ऐसी बात नहीं इंदु, मैंने तो इसलिए खबर नहीं की कि सुन के खामखा तुम्हें बुरा लगेगा। अब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है ना? गगन और बिमला के रहकर मेरी बहुत इज्जत बढ़ाई है तुमने। अब क्यों बात बढ़ा रही हो? जो हो गया सो हो गया। भैया। लो आ गई बिमला। ओफो, क्या फिर झगड़ा हो रहा है? और जो बाकी है उसका क्या होगा? क्या बाकी है? क्या बाकी है? ये देखो, पीतल को सोना बताकर तुम मुझे अपनी लड़की को भी धोखा दे रहे हो। तो क्या ये चेन सोनार से परखवाने गई थी तुम? अपनी बहन से कहो अपने भी जेवर परखवा ले, कहीं पीतल के गहने देकर ना सुहाग भर दिया हो उसका। तुम इतना गिर सकती हो मैं सोच भी नहीं सकता था। भाभी, ये क्या हो गया तुम्हें? अपने भाई से कह दो कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं ही जा रही हूँ और इसके बाद कभी लौट कर नहीं आऊंगी इस घर में। मामी, मौसी। फिर आ गए? एक महीना भी तो नहीं हुआ। मुन्नी, माधवी जरा सामान ले आ। मुन्नी भैया कहाँ है? ऊपर है। सामान तो कोई खास नहीं है। आओ बैठो। सब खैरियत तो है इंदु? बस मन नहीं लगा, चलिए आई। संदीप कहाँ है? वो अपने मैके गए हैं। मायके गए हैं और तू यहीं बैठी है? मैं चाह पी रहूंगी, वो चले आएंगे, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक ये है और एक तेरा नरेन। चला मुन्नी। क्या फिर से झगड़ा करके आई हो दीदी? अरे झगड़ा वगड़ा तो हमारी गृहस्थी में लगा ही रहता है। और सुना, आज का क्या प्रोग्राम है? शॉपिंग करने नहीं चलेगी आज? चलोगी दीदी? संदीप साथ होता तो अच्छा रहता। पिछली बार कितना मजा आया था। कब आएगा वो? उनका कोई भरोसा नहीं। कल गए हैं, शायद आज ही आ जाए। जरा भी शर्म नहीं। इसमें शर्म किस बात की? उन्हें नहीं, मुझे तो आती है। घर जमाई बन बैठे हैं। रहने दे बिंदु, किसी को अपनी बीवी से प्यार हो तो वो कोई घर जमाई हो जाता है। हमेशा संदीप को कोसती रहती है। दीदी, तुम्हें संदीप जैसा पति मिलना चाहिए जो 24 घंटे तुम्हारे साथ हो। तू बहुत भाग्यवान है बिंदु, इसीलिए ऐसा कह रही है। लो पान। पूना गए, महीना पूरा नहीं हुआ, फिर चले आई है। आखिर मुन्नी की पढ़ाई लिखाई भी तो है। उसका स्कूल क्या खुला नहीं या छुट्टियां अभी तक चल रहे हैं? क्यों नहीं खुले, मगर इंदु को क्या पड़ी है? ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और तुम चुपचाप ही बैठे रहो। लेकिन नरेंद्र को भी तो बताना चाहिए ना कुछ। सारा दोष इंदु का ही तो नहीं है। अब तो वो लेने भी नहीं आता उसे, वो खुद ही चली जाती है। अगर वो 10 बार यहाँ आकर जा सकती है तो वो कम से कम एक बार तो आ सकता है यहाँ। तो नरेंद्र से ही पूछो ना। लेकिन इस तरह से यहाँ बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। अब वो कभी यहाँ आए तो उससे पूछे ना, वो तो कभी आता ही नहीं है यहाँ। वो नहीं आए तो क्या हुआ, तुम ही चले जाओ ना। मतलब पहल करे तो हम ही करें, उसे कोई फिक्र नहीं है बीवी बच्चों की। वो जवाई है हमारा, हम लड़की वाले हैं। हम उनके पास चले भी गए तो क्या हुआ? मतलब कि पूना जाऊं मैं? पुना है ही कितनी दूर, सुबह जाओगे तो शाम तक वापस आ सकते हो। और इंदु, उसे ले जाऊं साथ या मैं? अभी उसे ले जाने की क्या जरूरत है, पहले जाके पता तो करो बात क्या है, किस बात का झगड़ा है उनका। ठीक है, मैं ही चला जाता हूं। तो फिर कल ही सुबह चले जाओ। हाँ, उन्हें अपनी प्रेस ही प्यारी है तो रहे अपना प्रेस और अखबार लेकर ही, मुझे नहीं जाना वहां। दीदी जीजा जी तो हमेशा से ऐसे रहे, तुम उन्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? बस सब यही लेक्चर देते रहते। मैं ही क्यों, हमेशा औरतें ही मर्दों को समझने की कोशिश क्यों करें? मर्द क्यों नहीं कोशिश करते औरतों को समझने की? भाई इस मामले में मैं दीदी के साथ हूँ।
अपने जिया जी कुछ है ही खड़ूस। अरे अपनी बीवी है, बच्ची है, कोई पराये तो नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम कि वो मुन्नी और दीदी को पराये समझते? अपना समझते तो आए दिन दीदी यहाँ क्यों चली आती? क्योंकि दीदी का घर है, वो जब कभी आ सकती है। घर तो ये जिया जी का भी है, वो क्यों नहीं आते? वो काम करते हैं, अपना अखबार निकालते हैं, फालतू नहीं कि अपनी ससुराल में पड़े रहे। ये हमला मुझ पर हो रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ठीक है, मैं आज ही घर चला जाता हूँ। जाने से क्या फायदा, कल फिर वापस चले आओगे। अरे क्यों तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, तुम लोगों को मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नहीं दीदी, मुझसे आपका ये हाल नहीं देखा जाता। तो मत देखो, तुम बिंदु की तरफ ध्यान दो। बिंदु की तरफ ध्यान? इसका मतलब कि फिर शॉपिंग? क्या मैं हमेशा साड़ियाँ खरीदती रहती हूँ? जरा भी शर्म नहीं आती। मम्मी, जब तुमने इल्जाम लगा ही दिया है तो चलो कुलाबा चलते हैं, वहाँ एक साड़ियों की बहुत अच्छी सेल लगी है। ओफो, मसला तुम्हारी शॉपिंग का नहीं है, मसला दीदी का है। दीदी जो हमेशा यहाँ चली आती हैं, इसका क्या किया जाए? हम कर ही कह सकते हैं। चलो हम दोनों पूना चलते हैं, जीजा जी को भी लेकर आ जाएंगे यहाँ। अरे तुम्हारे भैया गए हैं वहां पर इसी काम के लिए। तो आप? देखो, सोचने की बात है। हाँ। तुम्हारी दीदी यहाँ पर यूं ही नहीं चली आती हैं। जब आती हैं तब खाली हाथ आती हैं, और जब जाती हैं तब क्या? अरे जब जाती हैं तो हाथ भर कर जाती हैं। आई बात अकल में? खैर छोड़ो, काम की बात सुनो। भैया से कहो मुझे बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। अरे पिछले महीने ही तो भैया ने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे। अरे ये कोई पान की दुकान है जो 1 लाख में जम जाएगी? दवाइयों की फैक्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स। 5 लाख तो ऑलरेडी लग चुका है, कम से कम 5 लाख की और जरूरत पड़ेगी। 5? पर तुम तो कह रहे थे तुम्हें 2 लाख चाहिए। अरे इकट्ठे 5 लाख बोलोगी तो भैया भड़क जाएंगे। तो बोलो अभी, 2 तो आने दो, बाद फिर देखी जाएगी। अच्छा बाबा, चलते हैं कोलाबा। कभी ना कहा है तुमसे? चलो। कोई वजह तो होगी ही कि वो बार बार अपना घर छोड़कर मायके चली जाती है हर दूसरे चौथे महीने, और इस बार तो महीना भी नहीं गुजरा है कि वो फिर चली आई है। अब इसका कारण तुम नहीं तो फिर और कौन बताएगा? वो जो घर छोड़ के गई है। तुम नहीं बता सकते हो? मुझे मालूम नहीं है भैया। पूछा नहीं तुमने उससे? आपने पूछा? अब यही पूछने तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। भैया आप पूना तक आ गए मुझसे पूछने, और इंदु जो घर पे बैठी है उससे नहीं पूछा? क्यों? तुम उसके मिजाज को जानते हो? जी हाँ, इसीलिए तो नहीं पूछा। तुम उसके पति हो। पत्नी अगर घर से बाहर कदम रखे तो तुम्हें उससे पूछने का हक है कि वो कहां जा रही है। आपको याद है भैया, जब शुरू शुरू में वो बंबई कैसे चले जाया करती थी? एक बार जब मैं भी उसके पीछे पीछे जला भुना चलाया था तो आपने क्या कहा था? तो क्या हुआ जो तुमसे बगैर बताए चली आई है पूना से? पूना दूर ही कितना है यहां से? 3-4 घंटे का रास्ता है, बॉम्बे के किसी दूसरे सबब की तरह। और फिर किसी गैर के घर नहीं चली आई है, अपने घर आई है। ये मायका है उसका। अपने घर आने के लिए उसे तुमसे पूछने की जरूरत है क्या? आपने मना किया था, और इसीलिए उसके बाद कभी नहीं पूछा मैंने। और तुम ये भी नहीं जानते कि उसे क्या तकलीफ है, वो क्यों दुखी है यहां? मेरी गरीबी से दुखी है, और आप हैं कि मुझे बिना बताए उसे पैसे भेजते रहते हैं। आप बड़े हैं, अच्छा करते नहीं करते मैं नहीं जानता, और वो दुखी है क्योंकि आपने उसे एक आशा बंधा रखी है कि जिस दिन ये प्रेस बंद हो जाएगी और मैं बंबई आ जाऊंगा तो आप मुझे 5-10 हजार रुपए की कोई नौकरी दिला देंगे। लेकिन मैं तो फिर भी यहीं इस प्रेस में बैठा हूं। आज आप एक बात गौर से सुन लीजिए जगदीश भैया, मैं कहीं और नौकरी नहीं कर सकता। ये प्रेस ही मेरी जिंदगी है, और मेरे जीते जी तो ये बंद नहीं होगी। और अगर ये प्रेस बंद हो गई तो फिर मैं नहीं रहूंगा। बहुत छोटा लगा उसके सामने। उसने जो भी बात कही बहुत सब्र और ठहराव के साथ कही, और कोई गलत बात नहीं कही।
जो भी जाती है इंदू की ही है। इंदू को कौन समझाए? और जानती हो, पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तो पूना में नरेंद्र की तबीयत खराब थी। तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसकी बहन उसे अपने घर ले गई। तुम्हें किसने बताया? बिमला ने? नहीं, वो लोग तो थे नहीं पूना में, बनारस गए हुए हैं। तो यहाँ आकर इंदू से बात की तो उसी ने बताया। वो तो बिगड़ रही थी कि उसे बीमारी की खबर क्यों नहीं थी। इंदु को तो हर बात में नरेंद्र की ही गलती नजर आती है। खुद जो मनमानी करती है उसका कुछ नहीं। दीदी चलो हम लोग शॉपिंग चल रहे हैं। नहीं बिंदु, तुम दोनों जाओ। हम दोनों तो जा ही रहे बाबा, तुम भी चलो। यहाँ अकेले बैठ के क्या करोगी तुम? नहीं बिंदु, रहने दो। आज बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, तुम लोग जाओ ना। ओके बाबा, तुम यही बैठी रहना चाहती हो ना? किताबें सब रख ली है ना? हाँ। और हाँ, संभल के जाना। हाँ मम्मी, याद करके टिफिन खा लेना। अच्छा। हाँ हाँ। सुनो, रास्ते में ये साड़ी बदल लेंगे। और सुनो, तुम बनारसी साड़ी ले ही लो। वो पीली वाली? Yes. ओह लवली। कैश लिया? हाँ हाँ ले लिया मैंने। हम लोग जरा मार्केट तक जा रहे हैं। हाँ, लंच बाहर ही खाएंगे। हाँ, चाइनीज। नहीं, मुगलाई। ओके, बाय। बाय बाय। चलो। मम्मी मम्मी, मैं भी स्कूल जाऊंगी। हाँ बेटा, जब हम घर वापस जाएंगे ना तो तुम स्कूल जाना। हम कब जाएंगे घर वापस? बोलो ना मम्मी। अरे इनकी मत पूछो, कभी भी घर में नहीं रहते। बस सारा दिन काम ही काम। अरे इंदु, कैसे हो लतिका? बस ठीक ही हूँ। इंदु, तुम अभी तक यहीं हो? मैंने तो सोचा अब तक तुम पुणे वापस चली गई होगी। हाँ, बस थोड़े दिन और क्या हाल है? कितनी खुशनसीब हो इंदु, मजे से महीने 2 महीने अपने मायके में रह लेती हो। हमें तो हफ्ता भर भी हो जाए तो मार चिट्ठी पे चिट्ठी, नाक में दम कर देते हैं। और सुना, समीर कैसा है? उसे साथ नहीं लाई? हाँ, समीर स्कूल गया है। देख इंदु, एक बात कह देती हूँ, ज्यादा दिन पति से दूर नहीं रहना चाहिए। हाँ, क्या भरोसा इन लोगों का। देख लतिका, ऐसी कोई बात नहीं। जरा दीदी देखो ना प्लीज, मैंने कब से चाय का कह रखा है। हाँ, 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 मैं अभी देखती हूँ। और सुना बिंदु, तुम्हारे वो कहाँ हैं? सो रहे हो? जरा भी शर्म। लो ये इंदु दीदी के लिए ले जाओ, अंदर होंगी। जी अच्छा। लो लतिका। क्या बात है बिंदु, इंदु का कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? कितने दिन हो गए यहाँ? ये बिस्किट लो ना। हाँ हाँ। दीदी चाय। क्या बात है दीदी, कोई चिट्ठी नहीं आई क्या? ये चाय ले जा, मेरे कमरे में थोड़ी देर बाद दे जाना। दीदी, इस महीने मनी ऑर्डर भी नहीं आया ना? आ जाएगा। मुन्नी, उठो मुन्नी। मुन्नी, मुन्नी, उठो बेटा। पापा कब आएंगे मम्मी? पापा यहाँ क्यों आने लगे बेटा? मैं नींद में अभी अभी पापा को सपने में देखा है। मैं वहाँ पापा के साथ खूब घूम रही हूँ। अच्छा बेटा, मुँह हाथ धो लो, बहुत देर हो गई। अच्छा। 1000 रुपए भिजवा दिया। अजी असल तो एक तरफ, इससे तो पूरा ब्याज भी नहीं निकलता। आप क्या समझते हैं, आपने 1000 रुपया खैरात में दिया मुझे? खैरात तो आपने भी नहीं दी शंभुनाथ जी। रुपया दिया था सूद पर, और जितना दिया था उससे ज्यादा वसूल कर चुके हैं। कोई बेईमानी नहीं की आपसे, जो बनता था वही लिया है। बल्कि आपसे तो हर तरह की रियायत की गई है। कौन सी रियायत की आपने? जो बनता था उससे कौन सा पैसा कम लिया है? रियायत ये की है कि जरूरत से ज्यादा वक्त दिया है आपको, वरना अब तक कस्तूरी वस्तूरी बिक गई होती और प्रेस पे ताले लग गए होते। शंभुनाथ जी, कस्तूरी को आप तो क्या सरकार भी हाथ नहीं लगा सकती।
ये तो मेरी शराफत समझे कि मैंने पिताजी की हुंडियों पर अपने दस्तखत कर दिए, वरना आप खटखटाते रहते कचहरियों के दरवाजे, समझे? ठीक है, आपको 1 महीने की मोहलत और देता हूं। अगर उसमें मेरा कर्जा ना चुकाया तो देख लेना कैसे आपका प्रेस नीलाम कराता हूं। ठीक है, मैं भी देखता हूं कैसे नीलाम करवाते हैं। और अब अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कचहरी आकर ले जाइएगा। अरे नरेंद्र जी, 1 मिनट, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, तो ऐसा है कि सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। आइए। क्या बात है, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती? नहीं, बस वो बैठिए बैठिए बैठिए। ये पानी पीजिए। थैंक यू। यस सर, 2 कॉफी जल्दी लेकर आओ। कहिए, क्या बात है? जी बस ऐसी सर चकरा गया था। कोई खास बात तो नहीं? जी वो यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं, क्यों? जी वो अगले साल के एडवर्टाइजमेंट्स का पैसा अगर आप एडवांस में दे देते तो आपको जरूर दे देते, लेकिन रिसेशन की वजह से एड्स का खर्चा कुछ कम कर दिया है और अभी हमने सोचा नहीं कि किसको क्या दें। कोई बात नहीं, ये पूछ लिया। अरे आपको तो बुखार सा है, चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद चला जाऊंगा। नहीं, ऐसी क्या बात है, चलिए हम छोड़ देंगे आपको। आइए आइए। दीदी, यूं मन मार के बैठने से क्या फायदा, ये सब तो होता ही रहता है। मैं जीजा जी को चिट्ठी लिख दूं दीदी? मैं तो पहले ही लिख दी थी, पर मैंने सोचा कि तुम नाराज हो जाओगी। फिर मुन्नी की पढ़ाई भी तो है दीदी, तुम्हें आए हुए 4 महीने हो गए हैं। सोच रही हूँ मुन्नी को भी बबलू के स्कूल में ही डाल दूं। अरे ये क्या कह रही हो तुम दीदी? क्या तुम हमेशा यही रहोगी? अच्छा हटाओ, ना हो तो चलो, कल सब लोग कार से पूरा चलते हैं। पिछली बार यार तुमने क्या कहा था, सुबह जाएंगे और शाम को लौट आएंगे, आउटिंग भी हो जाएगी और रास्ते में स्टड रेस्टोरेंट है वहां तो। दीदी, तुम्हें कम से कम एक चिट्ठी तो लिखनी चाहिए। क्या पता पिछली दफे की तरह अगर वो फिर से बीमार पड़ गए तो? आज सब लोग कहाँ हैं? बिंदु बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है, इंदु आती होगी। मैं जरा बिंदु के साथ बाजार हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने की क्या बात है। संदीप कहाँ गया? पता नहीं, सो रहा होगा। संदीप को 1 लाख पिछले महीने दिया, 2 लाख अब मांग रहा है। खुद तो कभी सामने आता नहीं, विंडो से कहलवा देता है। हमारे बिंदु तो सीधी है बेचारी, कुछ समझती नहीं। जो संदीप समझा देता है वही मान लेती है। कहने को तो ये था कि हम दहेज नहीं लेते, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ मांगे चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ दिया ना हो, लेकिन। और दूसरे हमारे नरेंद्र को देखो ना, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कभी एक पैसा भी नहीं लिया ससुराल से। और क्या, फरिश्ते जैसी शराफत भरी है उसमें। मांगना तो दूर, हम खुशी से कुछ दें या कुछ करना चाहें वो भी नहीं चाहिए उसे। इंदु, तुम भी जा रही हो बाजार? नहीं भैया। अरे जाओ ना, आज तो कमला भी जा रही है। नहीं भैया, मन नहीं कर रहा। मैंने भी कई बार कहा, मानती ही नहीं। 4 महीने हो गए यहाँ आए, एक चिट्ठी तो लिख सकते थे, मुझे ना सही, मुन्नी को तो। मुन्नी के स्कूल का बहुत हर्जा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि यहीं बंबई में
अरे आओ ना। छोड़ो ना, कोई आ गया तो? अरे कौन आएगा, भाभी और बिंदु तो बाहर गए हुए हैं। पहले दरवाजा तो बंद करने दो। अरे छोड़ो दरवाजा वरवाजा, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। अरे बाबा छोड़ो ना, देखो तुम्हें मेरी कसम। नहीं। अच्छा पहले दरवाजा बंद करके आती हूँ बस। अच्छा। संदीप से अपने पति को चिट्ठी लिखवाने गई थी। एक दुष्चरित्र इंसान से अपने निष्ठावान पति को चिट्ठी, और इसी घिनौने जलील आदमी को मैं एक आदर्श पति समझती थी। बिंदु कितनी भाग्यवान है, यही है तुम्हारी मान्यता। सीधे कोर्ट से आ रहे हैं, बहुत देर लग गई। आप हैं एडवोकेट मिस्टर आडवाणी और आप हैं हमारे एडिटर साहब श्री नरेंद्र जी। बैठिए ना। शंभू जी का नोटिस दिखाया आपने? जी हाँ। बाकी की फाइल मैं दिखा देता हूँ। जी। अरे भाई वकील साहब के लिए चाय मंगवाइए। अच्छा जी। सर क्या बात है सिंह, कुछ चाहिए? इंक खत्म हो गई है। लाल जी के यहाँ से मंगा लो। उसने उधार देना बंद कर दिया है। एक काम करो, यूनिक प्रेस वाले के पास जाओ, उनसे मेरा नाम लेना, धीरज भाई से कहना कि कल लौटा देंगे। जी भाई आज का काम तो चलाओ किसी तरह। हाँ तो वकील साहब, आपको शंभूनाथ को ये कहना है कि अच्छी अच्छी फ्रॉक भेजने वाली है मासी। अपना ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। मासी को मिस करोगी? सुन पहुंचते ही फोन करना। बुरा मत मानना संदीप, कल रात शायद कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया। अरे नहीं भाई साहब, लेकिन जो कुछ भी कहा तुम्हारे भले के लिए ही कहा। जी। यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। क्यों नहीं? जहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारा काम है, वहीं तुम्हें रहना है। इसी में तुम्हारी इज्जत है। जी। 1 लाख का ड्राफ्ट तुम्हें दे दिया है, 1 लाख मैं और भिजवा दूंगा। थैंक यू भाई साहब। लेकिन इसके बाद पैसा मांगना नहीं मुझसे, मैं दूंगा नहीं। ये 2 लाख इस बार भैया की तरफ से उधार है, इसे वापस करना है, याद रखना तुम। ऑफ कोर्स। रहने दो बिंदु, तुम क्यों परेशान हो रही हो? परेशान ना हो भैया, मुझे दीदी ने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया इंदु ने? कुछ नहीं भैया, वो माधुरी को निकाल दिया है ना। अच्छा भैया, मैं रुपए जरूर वापस कर दूंगा। चलता हूँ। अरे बस बस। अच्छा भाभी चलते हैं। अच्छा संदीप। अरे हाँ, हम दोनों तो बराबर के हैं दीदी, मैं तो भूल ही गया था। ओके मुन्नी, बाय बाय। बाय बाय। मैं जा रही हूँ दीदी अपने घर, तुम भी अपने घर चली जाना। अच्छा बाय बाय। अच्छा भाई साहब।
8 साल पहले की बात है, जब इस प्रेस में मेरे पिता श्री गणेश शंकर चौधरी की अर्थी उठी थी। सिर्फ चंद प्रेस के कर्मचारी साथ थे। मरघट तक पहुंचते पहुंचते पूना की सड़कों का ट्रैफिक बंद हो गया था। इस उमड़ती जनता को देखकर मुझे पहली बार पता चला सचमुच पिताजी कौन थे, क्या थे। कस्तूरी उस वक्त 39 बरस की थी। अभी राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि अगले दिन भूपेंद्र ने पिताजी के आखिरी लिखे कॉलम कहीं अनकहीं का प्रूफ लाकर सामने रख दिया। उन्होंने कहा, प्रूफ देख लीजिए, जल्दी पर्चा छपने जा रहा है। हमारे पास मातम मनाने के लिए वक्त नहीं है। तब आंसू निकल पड़े थे मेरे। पोंछने का वक्त भी नहीं था, अपने आप सूख गए। अच्छे बुरे वक्त सभी आए, बहुत सारे लोग बहुत दूर तक साथ आए, लेकिन बुरा वक्त बहुत बहुत देर तक सहना मुश्किल हो जाता है। आते आते पहले गैर टूटे, फिर कुछ हमदर्द चले गए, फिर कुछ यार दोस्त छोड़ गए, फिर कुछ अपने गए और फिर कुछ बहुत अपने भी चले गए। कुछ लोग वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। पाठकों, आप यही समझिए कि आपकी कस्तूरी बहुत जल्दी बूढ़ी हो गई, मर गई। आखिर वो मेरे पति हैं, उनका कुछ हक है मुझ पर, मुन्नी पर। अखबार ही तो सब कुछ नहीं है। क्यों वो मेरी जिद मान लेते हैं? क्यों नहीं मुझे वो जबरदस्ती यहाँ से ले जाते? घर छोड़कर तो तुम आई हो इंदु। जैसे तुम जिद किए बैठी हो, वैसे वहां वो भी अपने जिद पे अड़ा है। आखिर कब तक जिद करती रहोगी? हाँ, कब तक? मुझे एक बात बताओ, यहाँ कोई अखबार भी पढ़ता है? क्यों, क्या हुआ? ऐसी भी क्या जिद जिससे घर तबाह हो जाए? कोई है यहाँ जिसके आंख, कान, होश, हवास खुले हो? हमारे अपने घर में इतनी बड़ी घटना हो कि सारी दुनिया को खबर हो जाए और हम में से किसी को पता तक नहीं? किसी ने पढ़ा है अखबार में कि नरेंद्र ने अपनी कस्तूरी वीकली बंद कर दी? कर दी नहीं है, करवा दी गई है। कर्जदारों और महाजनों ने, सारी दुनिया उसके लिए अखबार में लिख रही है, अपील कर रही है, एडिटोरियल छप रही है और हम में से किसी को खबर तक नहीं। जब मैं पुणे गया था नरेंद्र से मिलने, तो उसने क्या कहा था जानती हो? उसने कहा था कि ये अखबार उसके जीते जी बंद नहीं होगा, और अगर बंद हो गया तो वो जीता हुआ नहीं मिलेगा। नरेंद्र ने अपने आखिरी कॉलम में लिखा भी है, लोग भी तो बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। यही समझिएगा आप कि कस्तूरी वक्त से पहले बूढ़ी हो गई, मर गई। मम्मी, पापा को क्या हुआ? रो मत मुन्नी। मम्मी, मैं पापा के पास जाऊंगी। पापा के पास जाऊंगी मम्मी। अब भी क्या तुम यहीं पड़ी रहोगी अपनी हठधर्मी से? चलिए हम सब चलते हैं। नहीं, नहीं जाएंगे हम सब। जिसे जाना हो वो खुद जाए, अकेले। मम्मी, पापा कहाँ है? बेटा वो बिमला आंटी के यहाँ गए होंगे, मैं उन्हें लेकर अभी आती हूँ। मैं भी चलूं मम्मी? नहीं मुन्नी, तुम यहीं रुको, मैं उन्हें लेकर अभी आती हूँ। मेरे ख्याल से नरेंद्र बंबई चले गए होंगे।
इंदु भाभी के लिए नहीं तो कम से कम मुन्नी के लिए तो जा सकते हैं। भैया कभी नहीं जाएंगे, मैं उन्हें जानती हूँ, वो बहुत जिद्दी है। हम बनारस नहीं जाते तो भैया हमारे पास चले आते। और एक वो है, जब देखो भैया को छोड़कर बंबई चली जाती है। अच्छा, मुझे बंबई का फोन नंबर तो ला कर दो, मैं कहीं से इंदु भाभी को फोन करने की कोशिश करता हूँ। अभी लाई। तुम्हारे भैया कहाँ है? अब आई हो भाभी, जब सब लुट गया, खत्म हो गया। क्या हुआ उन्हें? भैया का कुछ पता नहीं चला। हम कल ही बनारस से आए हैं और तब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। उनका कुछ पता नहीं चला। भूपेन जी कहाँ रहते हैं? इधर से ऊपर जाइए, सामने वाला कमरा। अच्छा, थैंक यू। भूपेन जी। अरे बहन जी आप? हाँ, मैं बंबई गई हुई थी, आज ही वापस आई हूँ। साहब का कुछ पता चला? कहाँ है वो? जिस दिन से अखबार बंद हुआ पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन अखबार बंद क्यों कर दिया? क्या बात हो गई? उस रात पर्चा छप रहा था, उनकी तबीयत शायद अच्छी नहीं थी, कुछ गुस्से में थे और कुछ चिड़चिड़े भी। जब प्रेस में आए तो उन्होंने हमें अपना आखिरी पन्ना दिया, कही अनकही, और कहा। मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए भूपी साहब। लेकिन नरेंद्र बाबू, फ्रंट कवर पे काला हाशिया दो और आखिरी पन्ना बदल दो, और जो दे रहा हूँ उसे कंपोज करो और छपने के लिए जाने दो। ये आप क्या कह रहे हैं? काला हाशिया क्यों? भूपी, आपने मातम के लिए मना किया है, मरने के लिए तो नहीं। ये कस्तूरी का आखिरी अंक है। उसी तरह गुस्से में वापस चले गए। बहुत देर काम रुका रहा, आखिर वैसा ही किया जैसा वो कह गए थे। अगले दिन मैं शंभू जी के पास गया, मालूम हुआ वो कोर्ट से कुर्की का ऑर्डर ले चुका है। वापस आपके घर आया तो ताला लगा हुआ था। बस उसी दिन से उनकी कोई खबर नहीं मिली, और तब से प्रेस में भी ताला लगा हुआ है। मेरे पास ये रुपए और जेवर है, और भी लॉकर में है। आप ये गहने बेचकर शंभू जी का सारा पैसा चुका दीजिए, और किसी तरह भगवान के लिए अखबार और प्रेस बचा लीजिए।
चोपड़ा साहब हैं? उनसे कहो राम सिंह आया है। नहीं, साहब तो घर में नहीं है। अच्छा तो यहाँ कौन है कमला? नमस्ते जी। नमस्ते। चोपड़ा साहब जरा बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। कमला तू अंदर जा। जी। कहिए क्या बात है? वो हमारे एडिटर साहब नरेंद्र जी यहाँ रहते हैं, उन्हें एक जरूरी खबर देनी है। हाँ हाँ अंदर आइए। नरेंद्र जी। नमस्ते नरेंद्र जी, ये देखिए आपकी कस्तूरी फिर से छपने लगी। देखिए पहले ही पेज पर लिखा है, कस्तूरी कभी मर नहीं सकती। ये तो बड़ी अच्छी खबर है नरेंद्र जी, और आप यूं ही परेशान होकर यहाँ मुझे पाए बैठे हैं। लेकिन इसे शुरू किसने किया? लो वो आ गए। कमला जरा दरवाजा खोलना जल्दी से। एडिटर का नाम भी आप ही का है और आप ही का नावल दर्पचूर्ण किस्तों पर शुरू किया गया है। अरे नरेंद्र, सुना है कस्तूरी फिर से छपने लगी? चलो उठो, चल के देखते हैं। अरे चलो चलो उठो। जब मातम के लिए वक्त नहीं था तो अब जश्न के लिए कहां से आएगा? ये लो, ये प्रूफ चेक करो और अपना कहीं अनकहीं लिखो। कस्तूरी के पास अब रुकने के लिए वक्त नहीं है। इंदु, तुम अपना सब कुछ बेचकर कस्तूरी को फिर से शुरू कराओगी, मेरे काम में अपना हाथ बटाओगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अब तक ना समझ थी, ना समझे में पता नहीं तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। वो सब भूल जाना, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे काम शुरू करो, सुबह अखबार निकलना है।